हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे त्रिभुज के पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज बात करेंगे उससे आगे पॉइंट्स। तो देखिए एक बार जो कि हम पॉइंट लगाकर लिख रहे थे पिछले वाले वीडियो में, आज उसी को आगे बढ़ा। लास्ट पॉइंट हमने देखा था पिछले वीडियो में, जो कि हमने देखा था एरिया इसका ट्राइंगल का। एक देखा था हमने हीरो वाले फॉर्मूले से, और एक हमने देखा था कौन सा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से जो हमने देखा था, और जो हीरो वाला फॉर्मूला देखा था, उसके आधार पर हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर भी वहां पर किया। बात करते हैं आगे की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज के लिए बात करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें, समकोण त्रिभुज होता है क्या आपको पता है, जिसमें एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। ये नाम लिख दिया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये है इसका आधार मतलब इसका बेस, ये इसका लंब मतलब इसका परपेंडिकुलर, और ये इसका कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज जिसे हम कहते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो 1/2 आधार जो कि बीसी है इंटू ऊंचाई जो कि एबी है। और अगर आप इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालें तो तीनों भुजाओं का योग होगा। ठीक है, अब इसमें एक लगता है आपके पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है, जैसे कि इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे हम, कर्ण। बी क्या होगा इसका हिंदी में आधार, और ये होगा इसका मूल। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है जो कि कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और परिमाप हो गया लंब प्लस कर्ण प्लस आधार। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे की। आगे हम देख सकते हैं अगला पॉइंट है हमारा, इसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज में आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं बराबर, और एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर और हर एक कोण 60 डिग्री। इसके लिए भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। आप चाहें तो हीरो वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो हीरो वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो फाइनली जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब इसकी भुजा है, तो आप कह सकते हैं इसका एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका ए मतलब इसकी भुजा मतलब इसकी साइड। कैसे आया है ये √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये √3/4 भुजा का स्क्वायर आया आपके कहाँ से, जो हमारा हीरो वाला फॉर्मूला है वहां से। उसमें हमने s का मान लिखा 3a/2 और abc का मान लिखा a और a, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो abc तीनों ही a हो गए, और s का मान हो गया 3a/2। फिर कैलकुलेशन की हमने, और फाइनली हमने डेरिवेशन करके उसको सॉल्व करके क्षेत्रफल जो एरिया है उसे कहा √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। परिमाप को बड़ी बात नहीं है, तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे, 3a इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए हमने एरिया निकाल लिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज में एक नई चीज सीखने को मिली, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। फिर हमने बात की समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और एक कोण 60 डिग्री का हो। उसके लिए एरिया हमने हीरो वाले फॉर्मूले से ही निकाला, और पूरा डेरिवेशन करने के बाद में हम पहुंचे √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले। ठीक है,
चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं आगे। अब देखिएगा, हम बात करते हैं त्रिभुज में जो केंद्र होते हैं उनके बारे में। त्रिभुज में 4 तरह के केंद्र होते हैं। एक तो होता है आपके केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, एक होता है अंतर केंद्र मतलब इन सेंटर, एक होता है परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर, और एक होता है लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। चारों क्या होते हैं, उनके बारे में क्या क्या हमें जानकारी लेनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हो गया हमारा क्या, त्रिभुज के लिए केंद्रों के प्रकार। 4 तरह के होंगे। पहला होगा आपके केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, दूसरा होगा आपके लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, तीसरा होगा आपके अंतर केंद्र मतलब इन सेंटर, और चौथा होगा आपके परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। ये 4 आपके केंद्रों के प्रकार होते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड के बारे में। तो देखिएगा, डायग्राम बना लेते हैं। ये बना आपके सामने एक बड़ा सा त्रिभुज, जिसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ये त्रिभुज आपके सामने ABC। चलिए, त्रिभुज आ चुका है ABC। ये है यहाँ पर D, ये है यहाँ पर E, और ये है यहाँ पर F। तो इसका मतलब D जो है मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब उसका मिड पॉइंट। वैसे ही BC का मध्य बिंदु, वैसे ही FAC का क्या है, मध्य बिंदु है मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, चलिए तो आप समझ सकते हैं त्रिभुज बनाया गया है ABC DEF, इनकी प्रत्येक भुजा के मिड पॉइंट मध्य बिंदु लिए गए हैं। अब आगे हम देख सकते हैं, मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष बिंदु से मिलाऊंगा। अभी अभी हमने सीखा था कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष बिंदु मतलब वर्टेक्स पॉइंट से सीधा मिलाया जाता है तो वह उसकी माध्यिका कहलाती है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर माध्यिका हो गई, इस मध्य बिंदु को इससे मिलाया, इस मध्य बिंदु को इससे मिलाया, और इस मध्य बिंदु को हमने मिलाया वहां से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर B से C, कॉमा F से B, कॉमा A से E या E से A कह दीजिए, ये क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं, जो कि हमने अभी समझा था पिछले वाले वीडियो में कि माध्यिकाएं मीडियंस क्या होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 माध्यिकाएं आ गई। तो कुल मिलाकर केंद्रक की डेफिनेशन, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन जिसे हम G से लिखते हैं, क्या होगी, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियंस जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक माध्यिका हो गई आपके पास EA, दूसरी हो गई FB, तीसरी हो गई DC। तो तीनों ही G बिंदु पर कट रही है, तो G बिंदु इस त्रिभुज का केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये केंद्रक आया G, तो पूरा त्रिभुज जो है कितने भागों में बटा हुआ है, पूरा त्रिभुज आपके 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बट चुका है। ठीक है, और ये 6 के 6 त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब मैं इनके लिए कह सकता हूं त्रिभुज
ए जी एफ बराबर त्रिभुज ए जी बी बराबर त्रिभुज बी जी बी बराबर त्रिभुज बी जी ई बराबर त्रिभुज ई जी सी बराबर त्रिभुज सी जी एफ। आप देख सकते हैं 6 त्रिभुज आ गए और 6 के 6 त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर। अब जो ये मध्य बिंदु आए हैं, जो हमने डी ई एफ मध्य बिंदु बोले हैं यहाँ पर, इन तीनों मध्य बिंदुओं को अगर आपस में मिला दूं तो आप देख सकते हैं एक त्रिभुज आपके सामने बन रहा है और वह त्रिभुज है कौन सा, डी एफ ई। तो इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देने से पूरा का पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी वो 4 भागों में बटा है और वो 4 भाग कौन से हैं, ए डी एफ पहला त्रिभुज, डी बी ई दूसरा त्रिभुज, एफ ई सी तीसरा त्रिभुज और डी एफ ई चौथा त्रिभुज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी एफ बराबर त्रिभुज डी बी ई बराबर त्रिभुज एफ ई सी बराबर त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो क्या है जो डायग्राम में दिख रहा है उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अलग से कुछ भी नहीं हुआ। हम त्रिभुज के लिए केंद्रों के प्रकार पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला आया आपके केंद्र जिसे हम सेंट्रोइड कहते हैं और जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्रिभुज बनाया गया ए बी सी, फिर उस त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु लिए गए जो कि डी ई एफ हुए। फिर इन मध्य बिंदुओं को सामने वाले शीर्ष बिंदुओं से मिलाया गया, तो ये हमारे सामने 3 माध्यिकाएं, 3 मीडियंस आई जो कि हुई हमारे लिए कौन सी, ई ए डी सी एफ बी। और माध्यिकाओं की परिभाषा डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो 3 मीडियंस, 3 माध्यिकाएं हमारे सामने बनी जब इन मध्य बिंदुओं को सामने वाले शीर्ष बिंदुओं से मिलाया। तो केंद्रक सेंट्रोइड की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए जो तीनों माध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, कट करती है, वह बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रोइड कहलाता है। तो वह बिंदु यहाँ पर क्या है, जी। तो जैसे ही हमने ये जी बनाया, ये सेंट्रोइड, ये केंद्रक बनाया, तो हमने देखा पूरा त्रिभुज 6 भागों में बटा हुआ था और वो 6 भाग कौन से, ए जी एफ, ए जी डी, डी जी बी, बी जी ई, ई जी सी और सी जी एफ। 6 त्रिभुज बन रहे थे। तो 6 त्रिभुज भी आपस में बराबर, वो भी हमने लिखा क्योंकि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फिर हमने क्या किया, जो मध्य बिंदु है डी ई एफ उन्हें आपस में मिला लिया, तो एक त्रिभुज बना डी ई एफ। तो इस त्रिभुज की वजह से पूरा त्रिभुज एबीसी है वो 4 भागों में बटा और वो 4 भाग कौन कौन से हुए, ए डी एफ, डी बी ई, एफ ई सी और डी एफ ई। और वो भी हमने यहाँ पर लिखा, वो चारों भी आपस में क्या है, बराबर। तो कुल मिलाकर केंद्रक आपको समझ में आया, सेंट्रोइड आपको समझ में आया और उसके साथ साथ और भी कई चीजें हमें सीखने को मिली। और केंद्रक है आपका किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, कट पॉइंट क्या कहलाता है, उसका सेंट्रोइड, उसका केंद्रक कहलाता है। और बनने में कैसा होता है, इस तरीके से जो बोर्ड पर जी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं अगले प्रकार की। दूसरा देखते हैं त्रिभुज के केंद्रों में अंतः केंद्र। जिसे हम इन सेंटर कहते हैं। क्या होता है अंतः केंद्र? देखिए त्रिभुज है आपके पास, जिसको नाम दे रखा हमने ए बी और सी। ठीक है,
अब त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर हम चाप काटे, आर्क काटे हैं, तो वो अगर हम देखें तो ये त्रिभुज ए बी सी, ये हमने एक तरह से चाप काटा, इधर भी चाप काटा, इधर भी चाप काटा। चाप इसलिए काटा क्योंकि जो इसके तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों का हम क्या करेंगे, समद्विविभाजन मतलब एंगल बाइसेक्शन करेंगे। तो जहां पर इन तीनों कोणों का एंगल बाइसेक्शन मतलब कोण समद्विविभाजक मिलेगा, वह बिंदु आपका उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाएगा। तो इसका समद्विविभाजक इस तरह से जा रहा है, इसका समद्विविभाजक इस तरह से पास आउट हो रहा है, और इसका समद्विविभाजक इस तरह से पास आउट हो रहा है। तो देख सकता हूँ तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं आपके इस कोण में। ये इसका क्या है, अंतर केंद्र है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, आई से। तो आप देख सकते हैं ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुआ, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुआ, और ये कोण और ये कोण आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इसका मतलब अंतर केंद्र की डेफिनेशन अगर हम देखें, अंतर केंद्र की परिभाषा आपको ये कहती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों मतलब इंटरनल एंगल्स, अंतः कोणों के कोण समद्विविभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विविभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतर केंद्र इंटरनल एंगल इन सेंटर कहते हैं। तो क्या हो गया, अंतर केंद्र इन सेंटर के लिए डेफिनेशन जो कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये कोण अगर 50 डिग्री है तो ये 25 और 25 हो गया, ये कोण अगर 100 डिग्री है तो ये 50 और 50 हो गया, और ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये 15 और ये 15 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब किसी भी त्रिभुज के जो तीनों अंतर कोण है, उनके जो एंगल बाइसेक्टर है मतलब कोण समद्विविभाजक है, वो जिस बिंदु पर मिलेंगे वह बिंदु उस त्रिभुज का अंतर केंद्र इन सेंटर कहलाएगा। चलिए इसे देखिए, फिर इसी में तीन आपकी थ्योरम्स आती है, प्रमेय आती है अंतर केंद्र इन सेंटर के लिए, उन्हें हम समझते हैं। पहले अंतर केंद्र इन सेंटर को समझिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए क्या प्रमेय है, तीन इसकी देखिएगा। पहली, ये आपके सामने त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। इसके आपने कोई भी दो अंतर कोण लीजिए, चाहे वो ए बी लीजिए, ए सी लीजिए या बी सी लीजिए, कोई भी दो इंटरनल एंगल्स लिए, मैंने लिया बी और सी। इन दोनों कोणों का मैंने करवाया एंगल बाइसेक्शन समद्विविभाजन, तो ये निकला इस तरह से और ये निकला आपके सी वाला इस तरह से, दोनों मिल रहे हैं कहां पर, यहां। अब ये जो मिल रहा है इसे तो हम कह नहीं सकते ये अंतर केंद्र है, कब कहते हैं जब ए का एंगल बाइसेक्टर भी यहाँ पर मिलता है, लेकिन हमने केवल कोई भी दो एंगल लिए हैं, तो ये अंतर केंद्र से ही प्रमेय थ्योरम्स बनती है, उनको हम समझ रहे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझिए, ये आपको दे रखा है माना कितना, थीटा। तो अगर आपको किसी त्रिभुज का एक अंतः कोण पता है और बचे हुए शेष दोनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर आप करते हैं, समद्विविभाजन कोणों का करते हैं, तो जिस बिंदु पर दोनों के कोण समद्विविभाजक मिलते हैं अंदर की तरफ, वो मान होता है आपके क्या, 90 प्लस थीटा बटा, इस एंगल का मान कितना होगा, 90 प्लस थीटा बटा। इसी तरह से दूसरी थ्योरम भी हम समझ सकते हैं,
इसी तरह से एक हमने ट्रायंगल और लिया जिसका नाम है ए बी और सी। इस बार हमने कोई भी दो कोण लिए, जैसे यहाँ पर दो कोई भी कोण थे, यहाँ पर भी कोई भी दो कोण लिए और वो कोण है बी और सी। तो इन लाइनों को आगे बढ़ाया इस तरह से। तो अब जो ये तो था अंतर कोण और ये है बाहरी कोण। और बाहरी कोणों का हमने एंगल बाइसेक्शन किया, मतलब कोणों का सम द्विविभाजन किया। तो इसका सम द्विविभाजन इस तरह से निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये कोण बी का बाहरी कोण का सम द्विविभाजन है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्शन कर रहे हैं और इसका निकल रहा है इस तरह से। तो ये दोनों मिल रहे हैं कहां पर, यहां। अगर आपको इसका मान पूछे जहां पर ये मिलते हैं और इसका मान अगर आपको दे रखा हो थीटा, तो इसका मान होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। और ये अगर अंदर होता है तो उसको बोलते हैं 90 प्लस थीटा बाई 2। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं दोनों प्रमेय क्या थी। दोनों प्रमेय थी आपके, कोई भी कोण है, कोई भी त्रिभुज है, उसके दो कोई भी अंतर कोण है, उन दोनों अंतर कोणों का जब आप एंगल बाइसेक्शन करवाते हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, वैसे ही ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो दोनों अंतर कोणों का एंगल बाइसेक्शन जहां पर मिलता है वो तो कौन होता है 90 प्लस तीसरा वाला बटा 2, मतलब थीटा जो कि हमने माना है बटा 2। और अगर बाहरी कोणों का सम द्विविभाजन कराते हैं और वह जहां पर मिलता है वो होता है 90 माइनस थीटा बाई 2, मतलब तीसरा जो बचा हुआ एंगल है उसका आधा, और वो 90 में से आपको घटाना। तो आप इस कोण का मान निकाल सकते हैं। और तीसरी प्रमेय क्या होती है इसी के लिए, देखिएगा आप देख सकते हैं, दो अंदर के ले लिए, दो बाहर के ले लिए। अब एक अंदर और एक बाहर का कोण लेकर उनका सम द्विविभाजन करवाते हैं। तो ये है आपके पास ये बी और ये सी। तो हमने ले लिया अंदर वाला कोण कौन सा, बी। चलिए इसका सम द्विविभाजन इस तरह से निकलेगा। फिर हमने कोण ले लिया बाहर वाला कौन सा, इसको आगे बढ़ाया तो ये सी, तो इसका सम द्विविभाजन इस तरह से निकलेगा। तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसका अगर हमें मान निकालना है, कोण का मान हमें ज्ञात करना है, तो उस कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कि क्या होगा, तीसरा कोण जो कि ए है जिसको हमने थीटा कहा है, तो इस कोण का मान होगा आपके सिर्फ और सिर्फ थीटा बटा 2। ना 90 प्लस करना है ना 90 माइनस करना है। ये कोण आपस में बराबर और ये कोण भी आपस में बराबर, क्योंकि एंगल बाइसेक्शन हुआ है, कोणों का सम द्विविभाजन हुआ है। तो कुल मिलाकर फाइनली हम तीनों प्रमेय को एक साथ देखें तो ये कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज है जिसके कोई दो अंतर कोण लिए हैं, उन दोनों अंतर कोणों का सम द्विविभाजन करवाया गया। तो वो अगर किसी बिंदु पर मिल रहे हैं तो उस बिंदु के लिए कोण का मान होगा 90 प्लस जो तीसरा कोण है बटा 2। और यही अगर कोई त्रिभुज है उसके दो बाहरी कोण लेकर उनका सम द्विविभाजन करवाया है, कोणों का एंगल बाइसेक्शन करवाया है, तो जहां पर वह दोनों एंगल बाइसेक्शन कोण सम द्विविभाजन मिलते हैं उस कोण का मान होगा 90 माइनस जो तीसरा कोण है बटा में 2। और तीसरी प्रमेय, तीसरी थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज है जिसका एक अंतर कोण और एक बाहरी कोण लेकर उनका हमने कोण सम द्विविभाजन एंगल बाइसेक्शन किया, और जहां पर वो दोनों मिले उस कोण का मान अगर हम देखें तो तीसरे कोण के मान का आधा, मतलब यहाँ पर थीटा बाई 2 के रूप में दिखाई देगा। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं जो कि अगला प्रकार है हमारा परिकेंद्र, मतलब सर्कम सेंटर। चलिए तीसरा देखते हैं हम त्रिभुज के केंद्रों के प्रकार में। तीसरा आता है आपका परिकेंद्र।
जिसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं। क्या होगा परिकेंद्र, देखिएगा त्रिभुज बना लेते हैं। ये बनाया हमने त्रिभुज, इसको नाम दिया ए, बी और सी, ठीक है। त्रिभुज बनाया और ये लिए हमने इसके मध्य बिंदु डी, ई और एफ। डी, ई और एफ तीनों ही क्या है, मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है, जिस भुजा पर है उसके उस साइड के उस भुजा पर, ठीक है। अब देखिए डी, ई, एफ तीनों मध्य बिंदु आ गए, मिड पॉइंट आ गया आपके पास। अब इन मध्य बिंदुओं से हम लंब खींचे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जहां पर वह तीनों लंब, तीनों ही परपेंडिकुलर आपस में मिलते हैं, वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ से लंब खींचा हमने इस तरह से, यहाँ से लंब खींचा हमने इस तरह से, और यहाँ से अगर हम लंब खींचे इस तरह से, तो ये तीनों लंब आपको कहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा ये गया आपके इस तरह से। तो इसका मतलब तीनों ही लंब कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर। ये है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ये भी है 90 डिग्री और ये भी है आपके पास 90 डिग्री। इसको नाम दे दिया हमने, जैसे कि ये है त्रिभुज ए, बी और सी, इसको नाम दिया हमने पी, इसको नाम दिया क्यू और इसको नाम दिया हमने आर। तो मैं देख सकता हूँ पी, ई जो है वो लंब है किस पर, बी सी पर। वैसे ही मैं देख सकता हूँ क्यू, बी जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। वैसे ही मैं देख सकता हूँ आर, एफ जो है वो है लंब किस पर, आर एफ जो लंब है वो किस पर है, ए सी पर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको अगर देखें तो बात कर रहा है परिकेंद्र की, तो परिकेंद्र की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है, और वो डेफिनेशन ये कहती है कोई भी त्रिभुज लीजिए, उसके तीन मध्य बिंदु होंगे, तीनों भुजाओं के, उन मध्य बिंदुओं से खींचे गए लंबों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मध्य बिंदुओं को आपको शीर्ष बिंदु से मिलाना है, मध्य बिंदु को शीर्ष बिंदु से मिलाने पर तो वो माध्यिका हो जाती है, और जहाँ पर माध्यिका मिलती है वो केंद्रक हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ मध्य बिंदु लेने हैं और उन मध्य बिंदुओं से लंब खींचने हैं, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने हैं। तो जहां पर तीनों लंब, तीनों ही परपेंडिकुलर आपस में मिलते हैं, वही बिंदु आपका मध्य बिंदु होता है, वही बिंदु आपका परिकेंद्र होता है, सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक तीन तरह के केंद्र देखे हमने। एक देखा केंद्रक, मतलब तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, और माध्यिकाओं की अगर मैं बात करूं तो माध्यिकाएं क्या थी हमारे पास, माध्यिकाएं थी मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली सीधी रेखा, तो वो तो था केंद्रक, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है। फिर हमने देखा इससे पहले कि अंतर केंद्र, वो कोणों पर आधारित था, जहां पर त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के कोण समद्वि विभाजक मिलते हैं, उसे हम कहते हैं अंतर केंद्र। और अब हम बात कर रहे हैं परिकेंद्र, सर्कम सेंटर की। तो परिकेंद्र क्या होगा, परिकेंद्र के लिए हम कह रहे हैं त्रिभुज लीजिए, उसके तीनों मध्य बिंदु लीजिए तीनों भुजाओं के, और उन भुजाओं से लंब खींचिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जहां पर वह तीनों लंब मिले उसी बिंदु को हम परिकेंद्र, सर्कम सेंटर कहेंगे, ठीक है। चलिए इसे देखिए। फिर त्रिभुज के केंद्रों के प्रकार में अंतिम प्रकार जो है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, उसकी बात हम कर रहे हैं। बात करते हैं केंद्रों के प्रकार में। जो लास्ट है हमारा, जिसे हम कहते हैं लंब केंद्र। क्या होता है देखिएगा, ये बनाया हमने त्रिभुज, इसको नाम हम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अभी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाली भुजा पर
डाले गए लंबों का परपेंडिकुलर का जो कट पॉइंट है, जो मिलान बिंदु है, वह आपका कहलाता है लंब बिंदु। ये आपका है शीर्ष बिंदु ए, इससे हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाला है। तो आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु नहीं। वैसे ही आपका शीर्ष बिंदु है बी, तो इस शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर भी हमने लंब डाला है। आप ये 90 डिग्री पर जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये इस भुजा का मिड पॉइंट नहीं है। वैसे ही यहाँ से यहाँ पर हमने लंब डाला, तो आप देख सकते हैं सी से हमने यहाँ पर लंब डाला, तो ये आया 90 डिग्री पर। इनको नाम दे दिया हमने पी, क्यू और आर। आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमने ये नहीं लिखा है कि पी क्यू आर यहाँ पर मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। इसके बारे में चर्चा नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। तो यह बिंदु आपका क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। तो लंब केंद्र बनने में ऐसा लगता है कि ये किस तरह से बना है, आपके ये बना हुआ लगता है आपको इस तरह से कि ये केंद्रक बन रहा है, लेकिन फर्क है केंद्रक और इसमें। केंद्रक में ये 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, लेकिन लंब केंद्र में ये 90 डिग्री पर होते हैं। और केंद्रक जो होता है वहां पर यह बिंदु मध्य बिंदु होते हैं, लेकिन जो लंब केंद्र है उसमें ये मध्य बिंदु नहीं है। तो लंब केंद्र की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु, मतलब वर्टेक्स पॉइंट, शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का मिलान बिंदु, मतलब कट पॉइंट, मिलान बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से, क्वेश्चन नहीं, क्या स्टेटमेंट कह रहा है आपको इस लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर के लिए? देखिए, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का मिलान बिंदु, कट पॉइंट, उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो हमने कुल मिलाकर 4 तरह के केंद्र पढ़ लिए। पहले तरह का हमने देखा था केंद्र, जो कि बनने में थोड़ा ऐसा दिख रहा था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। केंद्रक में हमने कहा त्रिभुज लिया, उसकी तीनों भुजाओं के 3 मध्य बिंदु लिए, उन मध्य बिंदुओं को हमने सामने वाली शीर्ष बिंदु से मिलाया सीधी रेखा के द्वारा, तो वह रेखा हमारी माध्यिका कहलाई। और जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिली वह आपका कहलाया क्या? सेंट्रोइड, मतलब केंद्रक। फिर हमने बात की अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र कोणों पर आधारित था। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण लिए और तीनों अंतः कोणों का हमने एंगल बाइसेक्शन, समद्विविभाजन करवाया, और जहां पर तीनों समद्विविभाजन आपस में मिले, एंगल बाइसेक्टर जो थे तीनों अंतः कोणों के, जहां पर कट हुए, जहां पर मिले, उस बिंदु को हमने अंतः केंद्र, इन सेंटर कहा। फिर हमने बात किया परिकेंद्र, सरकम सेंटर की। तो सरकम सेंटर के लिए, परिकेंद्र के लिए हमने ये कहा कि त्रिभुज लिया, त्रिभुज के 3 मध्य बिंदु लिए तीनों भुजाओं के, और उन तीनों भुजाओं से हमने लंब, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और जहां पर तीनों लंब, तीनों ही परपेंडिकुलर आपस में मिले, वह बिंदु हमारा क्या कहलाया? वह बिंदु कहलाया हमारा परिकेंद्र, सरकम सेंटर। और चौथा जो कि लास्ट केंद्रों के प्रकार में है आपके लंब केंद्र, जिसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र मतलब त्रिभुज के आपने प्रत्येक शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, जो कि जहां पर तीनों परपेंडिकुलर, तीनों लंब मिले, वह बिंदु आपका लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, चारों को ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि चारों में कंफ्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस रहता है। अब बात करें, उस समय भी हम बात कर रहे थे किसमें? परिकेंद्र में। तो हम यहाँ से लंब खींच रहे थे, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है कि वह बिंदु मध्य था, लेकिन यह बिंदु मध्य नहीं, और ये शीर्ष बिंदु पर जा रहा है, लेकिन वो शीर्ष बिंदु पर नहीं जा रहे थे। एक जो स्पेशल नोट है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और वो स्पेशल नोट क्या है?
वो ये है समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः कोण मतलब इन सेंटर, कॉमा केंद्र मतलब सेंट्रॉइड, फिर परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर और लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। तो समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र, समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र, केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उसका सेंट्रॉइड, उसका इन सेंटर, उसका सर्कम सेंटर और उसका ऑर्थो सेंटर एक ही बिंदु हो। ठीक है, चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल और सर्वांगसम त्रिभुज मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये दो पॉइंट और देखना बाकी रह गया है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए पहले बात करते हैं हम समरूप त्रिभुज, जिन्हें हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, और एक होता है आपके सर्वांगसम त्रिभुज, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिएगा समरूप सिर्फ त्रिभुज नहीं होते हैं, समरूप कोई सी भी आकृति हो सकती है, समरूप वृत्त भी हो सकते हैं, समरूप आपके कोई चतुर्भुज भी हो सकता है, कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन, कोई भी आकृति समरूप या सर्वांगसम हो सकती है। तो अगर हम समरूप के लिए बात करें, तो समरूप की अगर हम बात करें तो देखिएगा जिस प्रकार से अभी त्रिभुज नहीं, अभी सिर्फ समरूप का मतलब हम समझें। तो समरूप का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके सामने वृत्त है, सर्कल है, और ये भी एक तरह का आपके सामने वृत्त है, सर्कल है। तो ये दोनों आकृतियां आपस में क्या है, समरूप है। क्यों है? क्योंकि इनकी शेप जो है, मतलब बनने का जो तरीका है वो तो एक समान है, लेकिन इनकी जो साइज है, मतलब जो इनका आकार है, वो दोनों का अलग है। वैसे ही आप देख सकते हैं अगर कोई बच्चा है 10 साल का, उसका राइट हैंड और हम हमारे राइट हैंड की बात करें तो दोनों की जो आपकी शेप है वो एक जैसी है, लेकिन जो साइज है दोनों के हाथों की वो अलग अलग है। इसका मतलब उस 10 साल के बच्चे का राइट हैंड और हमारा राइट हैंड अगर हम देखें तो दोनों ही आपस में समरूप है, मतलब सिमिलर है, मतलब उनका रूप एक जैसा है, मतलब उनकी शेप एक जैसी है, लेकिन साइज क्या है दोनों की अलग है। तब आपको समरूप का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार से समरूप हमने वृत्त के लिए, सर्कल के लिए समझा, जिस प्रकार से समरूप हमने छोटे बच्चे के हाथ और हमारे हाथ का एग्जाम्पल लेकर समझा, तो उसी तरह से समरूप त्रिभुज में हम यही बात किसके लिए कर लेंगे, त्रिभुज के लिए कर लेंगे। तो त्रिभुज के लिए अगर हम समरूप सिमिलर की बात करें तो क्या होगा, देखिए समरूप त्रिभुज क्या हो गए,
ये त्रिभुज है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। और ये दूसरा त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज P, त्रिभुज Q और त्रिभुज R। तो दोनों ही त्रिभुज आप देख सकते हैं शेप में मतलब डिजाइन में एक जैसे हैं, लेकिन साइज में एक दूसरे से अलग है, मतलब छोटे बड़े हैं। तो इस वजह से इन त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। तो समरूप त्रिभुज क्या हो गए? समरूप त्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति मतलब उनकी शेप एक समान हो, लेकिन उनका आकार मतलब साइज असमान हो, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों ही समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले चिन्ह से। ये साइन जो है वो होता है आपके समरूप का, और यही अगर इसके नीचे दो लाइनें और खींच दी जाए इस तरह से तो ये साइन होता है आपके सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रुएंसी का। लेकिन अभी हम समरूप पढ़ रहे हैं तो हमारा चिन्ह काम आएगा ये इस तरह। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति शेप एक समान हो लेकिन उनका आकार साइज असमान हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो अब आप सर्वांगसम त्रिभुज के लिए समझ सकते हैं ऐसे दो त्रिभुज जिनकी शेप भी एक जैसी हो और साइज भी एक जैसी हो, वह कौन सा त्रिभुज होगा? सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तो इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एक दूसरे की फोटोकॉपी कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह दें कि एक सर्वांगसम आकृति या एक सर्वांगसम त्रिभुज के आगे दूसरा त्रिभुज रख दिया जाए तो पीछे वाला त्रिभुज दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं मतलब ढक लेते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज होता है ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति और आकार दोनों ही एक समान। फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम समझे तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक वृत्त है और ये भी आपके सामने एक वृत्त है। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल एक समान है, इसकी फोटोकॉपी कहा जा सकता है। तो ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां होंगी क्योंकि इनकी साइज और इनकी शेप दोनों ही एक जैसी है। तो यही त्रिभुजों के लिए बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? तो अगर आकृति बताए त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों में आकार मतलब साइज तथा आकृति मतलब शेप, दोनों में आकार तथा आकृति एक समान है। आकार भी दोनों का एक समान, शेप जिसे हम कहते हैं दोनों की आकार मतलब साइज जिसे हम कहते हैं और आकृति मतलब दोनों की शेप भी एक समान है। इसका ये इसकी बिल्कुल फोटोकॉपी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो किस तरह का होता है? देखिए ये तो हुआ समरूप का, सर्वांगसम का चिन्ह होता है आपके इस तरह से। तो ये जो चिन्ह है ये सर्वांगसमता का है, कॉन्ग्रुएंसी का। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा। समरूप त्रिभुज मतलब इस तरह के त्रिभुज जो कि आकार में आपके क्या हो, अलग अलग हो लेकिन आकृति में शेप पे एक जैसे हो। और सर्वांगसम त्रिभुज इस तरह के त्रिभुज जो कि आकार में भी एक समान हो और आकृति में भी एक समान हो। ये चिन्ह होता है आपके किसका? समरूपता का।
और ये चिन्ह होता है आपके किसका, सर्वांग समता, कॉन्फ्रेंसी का। चलिए इसे देखिए, फिर इसी में आगे की बात करते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं, देखिएगा। अब समरूप और सर्वांग समता को थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, किस तरीके से देखिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले समरूप के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स जैसा कि अभी अभी समझाया है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, फिर ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्या नियम लगेंगे वो देखिए। समरूप त्रिभुजों के लिए, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए नियम लगता है आपका सबसे पहला कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होगा। तो ए बी है, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी संगत कौन सी है, पी क्यू। फिर ए सी है, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सी है, पी आर। वैसे इसका बी सी है आधार, तो वैसे इसके करस्पॉन्डिंग इधर कौन सी है, क्यू आर। तो इनका अनुपात आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर। दूसरा पॉइंट, जो संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर थीटा है तो ये भी आपके थीटा 1 कह दीजिए इन दोनों को। ये अगर थीटा 2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा 2 होगा, और ये थीटा 3 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा 3 होगा। एंगल बराबर होंगे इनके संगत, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होंगे, तभी तो आकृतियां एक जैसी बनेगी, वरना शेप एक जैसी कैसे बनेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। दूसरा पॉइंट हो गया संगत कोण आपस में बराबर। इसका मतलब ए बराबर आप पी कहेंगे, बी बराबर आप क्यू कहेंगे, और सी बराबर आप आर कहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, वह अनुपात इनके परिमाप, इनके पेरीमीटर के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसका परिमाप पेरीमीटर हमने कहा क्या, P1, और त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका परिमाप पेरीमीटर हमने कहा P2। इसका मतलब जो संगत भुजाओं का अनुपात आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा है, वही रेशियो किसके बराबर होगा, इनके परिमाप, इनके पेरीमीटर के रेशियो। इसका मतलब अगला पॉइंट मैं कह सकता हूँ, संगत भुजाएं ए बी की संगत कौन सी है, पी क्यू, वैसे ही ए सी की संगत कौन सी है, पी आर, और वैसे ही बी सी की संगत करस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर। ये बराबर होगा इनके पेरीमीटर P1 और P2। P1 है आपका क्या, हम कह सकते हैं P1 है पेरीमीटर, परिमाप इसका त्रिभुज ए बी सी का, और P2 है यहाँ पर परिमाप, पेरीमीटर किसका, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, संगत भुजाओं का अनुपात जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, वही रेशियो आपका होगा किसके बराबर, उनके परिमाप, उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4।
क्या कहता है चौथा पॉइंट आपको कि जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है उसका वर्ग उसका स्क्वायर करने पर आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं कौन सी है, ए बी की संगत है आपकी कौन सी, पी क्यू। वैसे ही ए सी की संगत आपके पास कौन सी है, पी आर। वैसे ही बी सी की संगत कौन सी है आपके पास, क्यू आर। ठीक है, तो इनका अगर हम स्क्वायर करें तो यही बराबर होगा इनका एरिया जो है उनके अनुपात के बराबर। A1 A2 क्या है, A1 है आपके पास क्षेत्रफल एरिया इसका त्रिभुज ABC और A2 है आपके पास क्षेत्रफल एरिया किसका, PQR त्रिभुज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो संगत भुजाओं का अनुपात है उसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, जो आपके ये दोनों त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब आप यहाँ से ये भी तो देख रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात परिमाप जो है उनके अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अगला पॉइंट, संगत भुजाओं का अनुपात हमें पता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो हमें पता है, किसके बराबर होता है, इनके परिमाप पेरीमीटर के रेशियो के बराबर। अगर इन सभी का स्क्वायर करें तो अब जो ये अनुपात रेशियो बन रहा है ये रेशियो बराबर होगा इनके क्षेत्रफल इनके एरिया के। तो क्षेत्रफल मान रखा हमने A1 और इसका क्षेत्रफल मान रखा हमने A2। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको पांचों पॉइंट, जो सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब जो करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब समरूप त्रिभुज है उसके बारे में। क्या समझाया समरूप त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको, कि समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनका सबसे पहली बात आकार मतलब साइज क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उनकी आकृति मतलब शेप एक समान। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने, इनको प्रदर्शित किया जाता है इस तरह के चिन्ह से जो कि आपके सामने बना हुआ है। ये आपको स्टेटमेंट क्या देगा, अगर आप इसे रीड करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको देगा त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज PQR। फिर हमने इसके लिए जो 5 पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। तो वो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो तो अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन होता क्या है ये पांचों पॉइंट और कहां से आ रहे हैं उनको अभी हमने समझा है। और ये पॉइंट कहते हैं सबसे पहला पॉइंट आपको कि जो संगत भुजाएं हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका अनुपात बराबर है। तो AB के संगत मतलब AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, PQ। वैसे AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, PR। वैसे इसका आधार BC तो उसका आधार कौन है, QR। तो BC और QR दोनों करस्पॉन्डिंग संगत भुजाएं हो गई, तो ये इनका अनुपात हमेशा आपस में बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, जो संगत कोण है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों की शेप इन दोनों की आकृति एक समान कैसे हो पाएगी। तो A के करस्पॉन्डिंग हो गया P, B के करस्पॉन्डिंग हो गया Q और C एंगल के करस्पॉन्डिंग हो गया R। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए। फिर P1 और P2 हमने पेरीमीटर परिमाप लिया त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का। तो अब जो परिमाप लिया है P1 P2 उनका भी अनुपात निकाले तो वह अनुपात बराबर होता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए चौथा पॉइंट हमारा ये है कि संगत भुजाओं के अनुपातों का अगर वर्ग कर दिया जाए तो वह वर्गों का जो आपका अनुपात है संगत भुजाओं का वह बराबर होता है इनके क्षेत्रफलों के। क्षेत्रफल हमने त्रिभुज PQ ABC का हमने माना A1 और PQR का माना हमने A2। तो हम कह सकते हैं A1 और A2 मतलब क्षेत्रफलों का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द आपके एरिया है वह किसके बराबर है, इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। वैसे ही अंतिम पॉइंट भी इससे मिलता जुलता ही है, जब हमें पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात परिमापों के अनुपात के बराबर है, तो जब हम संगत भुजाओं के लिए वर्ग कर रहे हैं तो परिमापों का भी वर्ग होगा, तो वह परिमापों का वर्ग उनके क्षेत्रफल उनके एरिया के क्या होगा, बराबर होगा अनुपात के तौर पर। तो ये हमारा पूरा हिसाब किताब था सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज का। एक आपके सर्वांग सम
त्रिभुज मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रह गया है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और 5 से 10 मिनट उसे समझने के बाद में जितना भी हमने 2 वीडियोस में ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, उन सभी को काम में लेते हुए हमारा जो अगला वीडियो पार्ट 3 होगा ट्रायंगल्स का, उस पे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखा, और वो देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो आप क्वेश्चंस करेंगे उनमें आप इन्हीं नियमों को काम में, इन्हीं रूल्स को, इन्हीं प्रमेय को, इन्हीं थ्योरम्स को, इन्हीं कंसेप्ट को आप काम में लेंगे। इसीलिए आपको 2 पार्ट में इसकी पूरी थ्योरी समझाई, इसके जितने भी थ्योरम्स थे, जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी लॉजिक्स थे, उन सबको एक्सप्लेन किया। और पार्ट 3 में हम सर्वांशक त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर हम बात करेंगे त्रिभुज जो ट्रायंगल है इनके क्वेश्चंस की। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।